हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, कल हमने बिंदुसार कर लिया था और आज हम नेक्स्ट करेंगे अशोका को। तो चलिए देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अशोक मौर्य जो है उसने गद्दी प्राप्त की थी दोस्तों 272 बीसी में, और उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 में। यानी ये 3 साल का जो पीरियड ऑफ टाइम था उसमें क्या हुआ था कि जो राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष चला था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 भाई थे, तो इसलिए इसमें संघर्ष चला और अंततः विजय प्राप्त हुई अशोक को। ठीक है। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जो जानकारी है वो हमें मिलती है एक तो दिव्यावदान से और दूसरी सिंहलीय अनुश्रुति से। दिव्यावदान से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अशोक था वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था, जबकि सिंहलीय अनुश्रुति में ये बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। शासक बनने से पहले अशोक जो था वो उज्जैनी का राज्यपाल था। ठीक है दोस्तों। और कलिंग युद्ध जो है वो अशोक ने जीता था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑलमोस्ट सारा ही उत्तर भारत अपने कब्जे में ले लिया था, यानी उस पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन जो उड़ीसा था, जो कलिंग का क्षेत्र था, वो अशोक ने जीता था। ठीक है। वो उस बिंदुसार ने भी नहीं जीता और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नहीं जीता। वो किसने जीता था? अशोक ने। कलिंग युद्ध। ठीक है। कलिंग किसको कहा जाता है? वर्तमान का जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसको कलिंग उस जमाने में कहा जाता था। और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि कहाँ है? बंगाल में। कलिंग में जो तत्कालिक शासक था उस समय जब अशोक से उसका युद्ध हुआ, उसका क्या नाम था? नंदराज। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते। कलिंग युद्ध के कुछ कारण है। कलिंग युद्ध जो है 8वें वर्ष में हुआ था अशोक के गद्दी प्राप्त करने के पश्चात। तो कलिंग युद्ध के जो तात्कालिक कारण थे वो था, एक तो साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, दूसरा कौटिल्य ने ये बताया है कि जो कलिंग की जो भूमि थी वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी, तो हाथियों की वजह से भी क्या है, कलिंग का युद्ध हुआ। तीसरा, एक यूनानी दार्शनिक रहा है प्लिनी, जिसने ये बताया कि रत्न और खनिजों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। एक बौद्ध भिक्षुक हुए थे तारानाथ, जिन्होंने ये बताया कि समुद्री नागा जाति जो कि उस समय कलिंग में रहती थी, जिसे अशोक दंडित करना चाहता था, तो इसलिए उसने कलिंग का युद्ध लड़ा। और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध के प्रभाव क्या पड़े अब हम ये देखते हैं। कलिंग युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, एक तो 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और 13वां जो शिलालेख है अशोक का उसमें ये मिला है, ये बताया गया है कि इस युद्ध को लड़ने के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और उसने क्या सोचा, भेरी घोष के स्थान पर अब धम्म घोष करेगा। यानी अब वो युद्ध नहीं लड़ेगा बल्कि धार्मिक कार्यों में रुचि लेगा, धर्म को आगे बढ़ाएगा, नैतिकता को आगे बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो अशोक जो है उसने जो बौद्ध धर्म अपनाया वो किसके कहने पे अपनाया? मोगली पुतत्तिस, जिसका नाम उपगुप्त भी था, कहने पे बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों। अब हम अशोक के जो अभिलेख है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये है, अशोक के अभिलेख हमें पत्थर, धातु, शिला, स्तंभ, दीवार पर लिखे गए मिले हैं। विश्व में पहली बार अभिलेख लिखवाया था किसने? डेरियस फर्स्ट ने, जो कहाँ का शासक था?
ईरान का। ठीक है दोस्तों, डेरियस फर्स्ट, ये याद रखिएगा। अशोक ने अभिलेख लिखने की कला यूनानी शासक था डेरियस फर्स्ट, वो यूनान से ही उसने दारा प्रथम डेरियस फर्स्ट से इसकी प्रेरणा ली कि मुझे भी अभिलेख लिखवाने चाहिए। ठीक है, आसाम में कोई अभिलेख नहीं मिलता है, इसका क्यों? क्योंकि आसाम जो है इसका क्षेत्र नहीं था, वहाँ पे इसका साम्राज्य नहीं था उस समय, और अशोक ने ही पहली बार अभिलेख लिखवाने की प्रथा का चलन किया। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम जो अभिलेख जो खोजने वाला व्यक्ति है उसका नाम स्टीफेन थैलर था, जिसने 1750 में अभिलेख की खोज की। और इसको जो सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो है जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले। देखिए, अशोक के अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, यानी यहाँ इसका राज्य था, तभी तो अभिलेख मिले हैं, है ना दोस्तों। तो अफगानिस्तान में मिला है एक शान कुना, जो कहाँ पड़ता है, कांधार में। और एक मिला है अभिलेख इसका लगमान अभिलेख, जो अरेमेइक और यूनानी भाषा में मिला है। शान कुना जो अभिलेख है इसको द्विभाषी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वो मिला है मानसेरा अभिलेख जो पेशावर में है, और शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो हजारा में है। और इसकी जो लिपि है दोस्तों वो है खरोष्टी लिपि। अब भारत में जो अभिलेख मिले हैं उसमें मिला है जोगढ़ और दोली जो कि उड़ीसा में पड़ता है, सोपारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गिरनार जो कि गुजरात में पड़ता है, कालसी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, एरीगुडी जो कि आंध्र में पड़ता है। ठीक है, इसकी जो भाषा है दोस्तों, इन अभिलेखों की जो भाषा है वो है प्राकृत, यानी संस्कृत का एक और भी प्राचीन रूप कह सकते हैं, जिसको प्राकृत कहते थे उस समय। और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। एक ढाका में मिला है बांग्लादेश में, जिसको कहा जाता है महास्थान अभिलेख, और इसकी भी भाषा क्या है, प्राकृत है, और लिपि जो है इसकी ब्राह्मी लिपि। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है दोस्तों कि अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा और उनकी शैली क्या है, तो अरेमेइक शैली है, और यूनानी भाषा अफगानिस्तान के अभिलेखों की जानी जाती है। दूसरा, पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उसकी लिपि खरोष्टी लिपि है, जबकि भारत में पाए जाने वाले अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है, और ढाका में पाए जाने वाले अभिलेख की लिपि भी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे जब हम अगला इसके बाद वाला टॉपिक करेंगे। एक्चुअली अशोक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अभिलेख, इसके शिलालेख, उन अभिलेखों में क्या क्या कहा गया है, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।